कर जो है, टैक्स जो है दो प्रकार का होता है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मतलब सभी कर सहित। तो सामान जो साबुन, तेल, नमक, कपड़ा जो भी खरीदते हैं उसमें ऑलरेडी टैक्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टैक्स जो है हम एक कर्मचारी या दुकानदार जो टैक्स पटाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो टैक्स जो है उसका स्लैब रहता है, कितना कितना में कितना टैक्स लगेगा, पुस्तक के हिसाब से अपने को टैक्स देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, साल भर का उस कर्मचारी या किसी भी टैक्स दाता का साल भर का पहले कितना कुल आय होता है उसको गणना करेंगे, चाहे वो नौकरी से आता हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, सैलरी से जो आता है उसका, या फिर वो घर किराया से देता है क्या, या अन्य और कोई स्रोत है क्या। मतलब टैक्स जो है बहुत सारे आय के स्रोत में टैक्स लगता है। कि काम करने के बाद जो पैसा कमाता है वो साल भर का हमको उसका गणना करना है। यदि वो मासिक है तो उसको किससे गुणा करेंगे, 12 से। भर का जितना भी आय उसको टोटल करेंगे। उसके बाद उसको किसमें कर मुक्त राशि है उसको अलग करेंगे। कर मुक्त राशि में क्या क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, है ना, कोई वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम में दान करता है क्या, तो अलग अलग उसमें भी कैटेगरी है ना। जैसे हम प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करते हैं तो उसमें क्या होता है, 100% पूरा हम माइनस करेंगे उसमें। लेकिन वृद्धाश्रम है या अनाथ आश्रम, किसी को चैरिटी में अपन 100 में दान करते हैं या कोई भी अनाथालय में अगर दान करते हैं तो उसका 50% का ही लाभ मिलता है, उसको 50% पहले निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना जितना कर मुक्त राशि उसको टोटल करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसमें उसका कुल आय साल भर के उसमें घटाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही सरकार ने क्या और व्यवस्था की है कि आप अपने तरफ से और पैसा बचत कर सकते हैं, उसमें भी आपको टैक्स का छूट मिलेगा। तो उसमें कौन कौन से हैं जानते हो, LIC और सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत योजना, 2 बच्चों तक से ट्यूशन फीस में माफ, सावधि मतलब FD करवाते हैं ना, FD में छूट मिलता है, म्यूचुअल फंड में भी मिलता है। तो ऐसे है जिसमें आप बचत कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सीमा है। जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे तो 1.5 लाख तक, इसको 80 सीसी के तहत ही बोलते हैं, 80 सीसी के तहत 1.5 लाख तक बचत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पुस्तक में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर पुस्तक में दिया है 1 लाख, तो आपको 1 लाख तक ही बचत का लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में टैक्स जो स्लैब है उस स्लैब के हिसाब से अपने को गणना करना है। सबको पहले घटा लेना है, टोटल सबको पहले क्या करना है, घटा लेना है, और जो बचेगा उस पर क्या लगेगा, टैक्स, ठीक है। तो चलो टैक्स की गणना करते हैं। मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ जिसमें 2 स्लैब, जैसे 0%, 10%, 20%। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को जो और सवाल होंगे ना उसमें आपको सरलता आएगी, है ना। तो उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है, प्रश्न को पढ़ना ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रश्न को समझने के बाद क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। क्योंकि एक नासमझ ही आप लोगों को उत्तर को पूरा गलत कर सकता है, इसलिए अच्छा समझ लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपया है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है। जैसे मैं अभी बताया था, या अनाथ आश्रम में अगर जमा करते हैं तो 50% का छूट मिलता है। तो इसके द्वारा
वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। 2 लाख तक कोई कर नहीं लगेगा। 2 लाख 1 रुपया से लेकर 5 लाख तक 10% और 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख तक 20% और 10 लाख 1 रुपया से अधिक होने पर 30%। और शिक्षा उपकर है आयकर का 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%। तीसरा है सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। मैं जैसे बताया था ना कि अगर टैक्स हम बचत होगा करके तो 1 लाख से ज्यादा भी बचाएगा तो छूट कितना तक मिलेगा? 1 लाख तक। ठीक है। जमीन का कुल वार्षिक आय कितना है? 7,20,000। ठीक है। यदि ये जो है मासिक रहता तो हम किससे गुना करते? 12, क्योंकि हमको गणना वार्षिक में करना है। ठीक है। साल में एक बार टैक्स देना है, इसलिए वार्षिक गणना किया जाता है। तो हमको यदि मासिक रहेगा तो हमको वार्षिक बनाना है, तो वार्षिक बनाने के लिए 12 गुना करते हैं। यदि मासिक है तो ये ऑलरेडी वार्षिक है तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब कर में मुक्त राशि कौन सा होगा? कर मुक्त राशि अनाथ आश्रम में कितना हजार जमा करता है? 15,000। 15,000 अनाथ आश्रम है ना, अनाथ आश्रम। ठीक है। अब इसका कितना परसेंट लाभ मिलता है? 50%। तो 15,000 का 50%, 15,000 गुना 50/100 का मतलब गुना होता है प्रतिशत हटाना, इसलिए 1/100। पहले बताया था हमको प्रतिशत को हटाना है तो 1/100 से गुना करते हैं। ठीक है। कितना आएगा? 15×5 = 75 और 2 शून्य को लगा लेंगे, 7,500। ठीक है। 7,500 रुपया का मुक्त राशि हो गया। और है क्या कोई खुशी दान करता है क्या? देखो, है ना। जैसे यदि ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करते तो कितना लाभ मिलता है? उसको पूरा माइनस करना पड़ता। 50% वाली कोई बात नहीं है ना। कोरोना काल में एक आदमी का पेमेंट कटा तो उसको हम लोग डायरेक्ट तो माइनस कर दिए। एक दिन का पेमेंट को कोई बात ही नहीं है ना। तो उसमें 100% छूट मिलता है। वो 80G के तहत कहलाता है। जो दान देते हैं किसमें कहलाता है? 80G। ये भी 80G के अंतर्गत ही आएगा, से बचने के लिए, है ना। तो कर में छूट के लिए, कर में छूट के लिए बचत कितना बचत राशि देखते हैं। क्या काम जमा करता है? माननीय भविष्य निधि। कितना हजार? 4,000। और किससे बचत करता है? भारतीय जीवन इसमें कितना जमा करता है? 20,000। और किसी जमा करता है क्या? तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्रिका। राष्ट्रीय बचत पत्रिका में कितना हजार जमा करता है? 30,000। और है क्या? यहाँ पर जो मासिक है उसको किससे गुना करना है? 12। इसको हम 12 से गुना करेंगे। 12×4 = 48,000। ये सभी भारतीय, ये क्या है? वार्षिक है। इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब वार्षिक है या वार्षिक लिखा है तो वार्षिक ही है ना। और जिसमें मासिक लिखा है उसको 12 गुना करेंगे। ठीक है।
तो चलो अब टोटल करते हैं। कुल बचत, कितना कुल बचत किया? 0 0 0, तीनों में 0 है, 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 और 4 2 6, 6 3 9। कितना हजार बचत किया? 98,000। योग्य राशि, चाहे यहाँ पर भी माइनस कर सकते थे, ठीक है। 7,20,000 को 20,000 में, 7,20,000 में 7,500 को माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि ये भी छूट थी 6 प्रकार से, ये भी छूट है ना, दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7,500 धन 98,000। कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 1,05,500, ठीक है। इतना तो उसको क्या मिलेगा? छूट। अब कर योग्य राशि निकालेंगे। कर यानी मतलब ये है कि कर पर पटाना है, तो इसको हम लोग घटा देंगे क्योंकि इसको इसमें छूट मिलता है ना। तो कर योग्य राशि, कर योग्य राशि, कर योग्य राशि में क्या हो जाएगा? उसका साल भर तक कुल आय में घटाएंगे। 7,20,000 माइनस 1,05,500, इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। मतलब 6,14,500 पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स की गणना करना है, तो टैक्स की गणना किसके हिसाब से करना है? जो आप लोगों को स्लैब दिया है ना, क्योंकि अलग अलग सवाल में अलग अलग स्लैब दिया है ना। किसी में 2 लाख तक छूट है, तो किसी में 3 लाख तक छूट है, किसी में 2.5 लाख तक छूट है। तो जो प्रश्न में जो भी आप लोगों को जो स्लैब दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको सवाल को हल करना है, ठीक है। 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, ठीक है। तो 2 लाख तक हम छूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को सलाह दूंगा, इसको जो स्लैब दिया उसमें पहले बांट लो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जो स्लैब दिया उसके हिसाब से, ठीक है। 1,000 का क्या है? 0%, मतलब छूट है। 2 लाख तक क्या है? छूट है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब देखो, अब 2 लाख, अब यहाँ पर दिया है 2 लाख से 5 लाख तक 10%। तो अब 2 लाख और 5 लाख के बीच कितना आएगा? 3 लाख आएगा, ठीक है। 2 लाख और 5 लाख के बीच में कितना आएगा? 3 लाख। तो 3 लाख का कितना है? 10%, ठीक है। निकालेंगे उसको बाद में। उसके बाद अब देखो 3 2 5 लाख, 6 लाख में 5 लाख का हिसाब हो गया। कितना बचा? 1,14,500 धन 1,14,500। इसका कितना निकालेंगे? 20%, ठीक है। तो ऐसे पहले कर लेना, क्योंकि जनरली यहाँ तक सबको आ जाता है, जिसमें छूट मिलता है सब घटा लेते हैं, तो माइनस जरूर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर गणना करते समय अटक जाते हैं। तो गणना करने के लिए जो आयकर योग्य राशि है, जो आयकर योग्य राशि है उसको क्या कर लेंगे? आप स्लैब के हिसाब से पहले बांट लेंगे, है ना। 2 लाख तक छूट है तो 2 लाख लिखेंगे, 3 लाख छूट है तो 3 लाख लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 लाख से 5 लाख के बीच है तो 5 में 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 लाख, है ना। अब उसके बाद शेष राशि कितना है? 1,14,000। यदि और आगे रहता तो और वैसे ही करते अपन, है ना। तो जैसे यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो यहाँ पर क्या 5 लाख लिखते, लेकिन 5 लाख आगे और राशि है कि नहीं अपना, तो यहाँ तक ही रुकना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2 लाख का तक छूट है,
तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 रुपीस लिख देते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद 3 लाख, 3 लाख का अब यहाँ पर तक नहीं लिखना है, का लिखना है। कितना परसेंट, 10%। गणना कर लो, का मतलब गुना होता है, पहले बताया था मैं। दस बटे 100 कर जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, कितना आ गया, 30 लाख। अब उसी तरह से अब किसका निकालेंगे, 1,14,500 का। कितना परसेंट है, 20%। 14,500 गुणित 20 बटे 100। गुना कर लो 2 से, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल 1, 2 चौकाट रे 9 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। कितना हुआ, 22,900। ठीक है, अब कुल आय, सॉरी कुल आयकर राशि कितना हो गया, 30,000 प्लस 22,900। उसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 52,900। ठीक है, कितना आ गया, 52,900। अब यहाँ पर फिर सवाल है, शिक्षा उपकर दे आयकर का 2%। अब इसका क्या निकालेंगे, 2%। शिक्षा उपकर, ठीक है, शिक्षा उपकर में 2%, शिक्षा उपकर 2%। किस पर, 52,900। तो 52,900 का 2%, 52,900 गुना 2 बटे 100। कितना आ गया, 1,018। 9 दूनी 18 का हासिल 1, 2 दूनी 4 रे 5 और 2 पंचे 10, 1,058 रुपया। अब उसी आयकर राशि पर क्या करना है आप लोगों को, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी देना है। कितना प्रतिशत, 1%। यहाँ पर लिखता हूँ माध्यमिक, उप मतलब छोटा, कर मतलब बड़ा, उसका उप है, छोटा है, छोटा कर रहे हैं, समझ जाओ, है ना। तो 1% है, कितना, 52,900 का 1%। तो कितना आ जाएगा, 52,900 1 बटे 100। कितना गया, 519। अब ये वाला भी टैक्स, वो वाला भी टैक्स देना है, ये वाला भी टैक्स देना है, ये वाला भी टैक्स देना है। तो तीनों टैक्स है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल, यहाँ पर लिखता हूँ कुल देय आयकर। आयकर बराबर क्या हो जाएगा, 52,000 कर देता हूँ, 52,900 प्लस 1,058 प्लस 519। कितना हो जाएगा, 54,487। ये टोटल आपको इतना देय आयकर होगा, मतलब कितना आयकर आपको देना पड़ेगा। किसको, नवीन है क्या, तो नवीन को कितना आयकर देना पड़ेगा, 54,487। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से सभी सवाल को बनाना है। और दूसरी बात है कि यहाँ से हर साल एक आध साल छूटता होगा, 6 नंबर का ये क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न में आता है और 6 नंबर का आता है। आप अच्छा समझ जाओगे तो 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, बना लोगे सभी सवाल, चलो ठीक है।